जगह भरा पड़ा है, पूरा क्लासरूम खाली है, विद्यार्थी सब कह रहा है जगह ही न है, जगह न है। बताइए, वो बेंच पे 4 गो लड़की बैठी हुई है, बोल रहा है जगह ही नहीं है। ये स्टाफ सब बौका है, उसके आंख में मोतियाबीन हो गया, समझे? उसको नजर नहीं आता है कि जहां पे 4 गो है वहां पे 6 गो बैठाएगा, आगे करेगा लड़की को, लड़का को बैठाएगा। एकदम लड़की 4 कट्ठा में बैठेगी, लड़का आइए बैठिए। इस क्लासरूम में बहुत जगह है। उस सुचिता भी छोड़िए। लाइव कीजिए क्लास। बहुत लड़का रिटर्न हो रहा है, बताइए। ऊपर में क्या हल्ला कर रहा है? ऊपर में साउंड और ठीक है? ठीक है। ओ मोबाइल में भी कितना है? लाइव चल रहा है ना जी? है, चलिए। बैच में जो है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुआ। इस क्लासरूम में और भी बहुत लोग बैठ सकता है, समझे? फालतू का विद्यार्थी सब इधर उधर हो रहा है। तो बैच जो है थोड़ा पहले प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन ऑफलाइन जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, जिस वजह से लेट हुआ है। तो आते हैं, देखते हैं। देखिए हम लोग, अरे आवाज इतना काहे कर दिया, अजीब हाल है जी। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। क्या हुआ? अरे क्या? हाँ तो बता रहे हैं ना, ठीक है, बता रहे हैं। हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और भारत के इतिहास में 3 भाग है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय क्या दिक्कत है? अरे बोलिएगा ना जी। क्या झगड़ा कर रहा है? कौन झगड़ा कर रहा? लाइव पढ़ेगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा। आ जाइए, आ जाइए, जिनको पढ़ना है आइए, आइए ना। अरे बोलिए, हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। अरे मेरे मोबाइल में खुल नहीं रहा, अजीब हाल है जी।
ठीक है, आप लोग शांत रहिए, ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए, पढ़ाने दीजिए, नौटंकी मत कीजिए, ज्यादा पढ़ाने नहीं देते हैं। जानते हैं, इसलिए बैच का हम अनाउंसमेंट कहीं नहीं किए हैं, बैच का कोई अनाउंसमेंट हम नहीं किए हैं, सिर्फ ऑनलाइन जो है दे दिए हैं कि दिक्कत हो जाता है, समझे। अरे देखते रहिएगा वहां पे, ठीक है, वहां पे देखिए, जाकर के वहां पे देखिए, ठीक है, वहां पे देखिए, ऑनलाइन सही चल रहा है ना, हम पढ़ा रहे हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ऑनलाइन। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में जो है आपको मूलतः 8, 10, 12, 15 जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, सिलेबस हम लिखा रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। और ध्यान रहे कि जो है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक क्लास आपको शनिवार को हुआ था, और शनिवार को जो क्लास हुआ था उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं, थोड़ा बहुत बात बताए हैं जिसको आज के सेशन में रिपीट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस को देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को पहला चैप्टर जो देखना होता है वह होता है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। जो पहला चैप्टर होता है प्राचीन भारतीय इतिहास का, वह होता है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। ये जो पहला चैप्टर है, इस पहला चैप्टर को आपको पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर की चर्चा पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। हम आपको, अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो पिछला सेशन के दौरान हम आपको क्या बताए थे? पिछला सेशन के दौरान जो है हम आपको यह बात बताए थे कि इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत, ये 3 स्रोत है जिसके माध्यम से हम पूरे इतिहास को जानते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को भी जानने के यही 3 स्रोत है, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक साक्ष्य। यहां पर कुछ पुरातत्व की बात करेंगे, कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे। विशेष तौर पर प्राचीन काल में जो विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ है, प्राचीन काल में आपको मेगास्थनीज का आगमन हुआ है, वेनसोंग का आगमन हुआ है, इतसिंग का आगमन हुआ है, फाहियान का आगमन हुआ है। इन लोगों का जो भारत आगमन हुआ है, इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो भारत के विषय में लिखा है, वहां से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर प्राचीन काल में जो तमाम प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक ग्रंथ हो गए, वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है। फिर रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर आपको अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम हो गई।
ये तमाम प्रकार के साहित्य है जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम लोगों का होता है वह होता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, मतलब इसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत है। ठीक है, तो आप नीचे से हेडिंग मार लीजिएगा, सिलेबस प्राचीन भारतीय इतिहास, सिलेबस प्राचीन भारतीय इतिहास, सिलेबस प्राचीन भारतीय इतिहास। और वहां पर जो क्वेरी आ रहा है उसका जवाब दीजिए, और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कॉपी पे लिखिए। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास सिलेबस। और आप मान करके चलिए कि आपका जो है क्लास स्टार्ट हुआ है, पिछले क्लास में जो है थोड़ा सा इतिहास के समझ के विषय में बताए थे, तो खैर वो चीज आप नहीं भी किए हैं तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं है। आप ये मान करके चलिए आज ही आपका पहला क्लास है। माइंड में कभी भी निगेटिव नहीं लेना है कि क्लास एक क्लास हो गया है, ये सब बात एकदम नहीं दिमाग में लेना है। जब जागो तब सवेरा वाला बात, मतलब आज से आप क्लास कर रहे हैं मतलब आज ये पहला क्लास मानना है, और आज ये पहला क्लास है भी, समझ गए। सिलेबस प्राचीन भारतीय इतिहास, पहला प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, पहला प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, पहला प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, अब 2 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, आप समझिएगा। अगर आप पिछला सेशन किए होंगे तो आप याद कीजिए कि हम आपको यह बात बताए थे कि जो समय या कालखंड है, समय या कालखंड के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और समय या कालखंड के आधार पर जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है उसमें आपको एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आपको आद ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और फिर तीसरा होता है आपको ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है आपको ऐतिहासिक काल। पिछले सेशन में इसकी चर्चा हम आपके साथ किए थे और आज फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और उस कालखंड के मानव काफी असभ्य एवं बर्बर थे, उस कालखंड के मानव काफी असभ्य एवं बर्बर थे। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विशेष तौर पर पाषाण युग को रखा जाता है, विशेष तौर पर जो है पाषाण युग, स्टोन एज को रखा जाता है, पाषाण युग यानी स्टोन एज को रखा जाता है, स्टोन एज को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग पाषाण युग को पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। और यह जो स्टोन एज है, अगर हम स्टोन एज को देखें यानी प्रागैतिहासिक काल को देखें तो इसका जो सर्वमान्य काल है वो क्या है, इसको आप समझिएगा। मानव की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। तो मानव के उत्पत्ति से लेकर, मानव के उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व, मानव के उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व। आप याद कीजिए पिछले सेशन में हम आपको ईस्वी पूर्व और ईस्वी के विषय में भी क्लियर किए थे, बताए थे। ईस्वी पूर्व और ईस्वी के विषय में आपको याद है कुछ? हमने आपको क्या बताया था? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटना घटित हुई है उसे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटित हुई है उसे ईस्वी। और ईस्वी में ईस्वी क्या होता है? बढ़ता है। हम लोग ईस्वी में जी रहे हैं, हम लोग किस में जी रहे हैं? ईस्वी में। और ईस्वी में ईस्वी बढ़ रहा है, 2021 आया, फिर 2022 में अभी जी रहे हैं, 2022 के बाद 2023, फिर 2024। और ईस्वी पूर्व में ईस्वी क्या होता है? घटता है। अगर आपको याद हो तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और उसका निधन 483 ईस्वी पूर्व में। अशोक का जन्म
304 ईस्वी पूर्व में हुआ और अशोक का निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। समझ गए? तो ईस्वी और ईस्वी पूर्व के विषय में पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे, और जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं तो आपके संस्थान के एप्लीकेशन पर जो है, जो नया बैच लॉन्च हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास नाम से, उसमें फ्री में जो है वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद हम आपको आदि ऐतिहासिक काल के विषय में बताए थे। आदि ऐतिहासिक काल के विषय में हम आपको क्या बताए थे? तो आदि ऐतिहासिक काल के विषय में हम आपको यह बात बताए थे, वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, और इस आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। फिर ऐतिहासिक काल अगर आपको याद हो तो 600 ईस्वी पूर्व या महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के कालखंड से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। तो इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल ही है। तो अब आप देखिएगा, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर होता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा चैप्टर होता है पाषाण युग, या फिर हम यह कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका दूसरा चैप्टर हम क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण युग। दोनों में से आपको जो भी लिखना है आप जो है लिख सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर अब आप हेडिंग मारिएगा पाषाण युग। दूसरा चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा पाषाण युग। अब पाषाण युग के बाद जो है, जो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग पढ़ लिए मतलब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिए, और प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के बाद हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ाएंगे, और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और वैदिक को देखेंगे। मतलब पाषाण युग के बाद हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर होगा वह आपको क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। तो नेक्स्ट चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग मारिएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा वैदिक सभ्यता। अगला चैप्टर हेडिंग मारिएगा वैदिक सभ्यता। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब यहां पर आप समझिएगा, वैदिक सभ्यता का पतन लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है, और जब 600 ईस्वी पूर्व में वैदिक सभ्यता का पतन हुआ तो वैदिक सभ्यता के पतन होने के बाद जो है आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में एक तो महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का उदय हुआ। तो यहीं पर हम लोगों को 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के अंतर्गत ही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विषय में पढ़ना होता है। और जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, ये दोनों धर्म सुधारक थे। तो प्राचीन काल में जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार किया गया है, उसके विषय में हम लोगों को पढ़ना होता है। मतलब जो अगला चैप्टर हम लोगों का हो जाता है वह हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 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 चलिए देखिए, एक बात और समझिएगा यहां पर। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में एक तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को पढ़ते हैं। दूसरा, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। भारत में महाजनपदों का उदय हुआ मतलब भारत में
अब लोग जो है ना एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगे थे, एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगे थे। और जब एक जगह एकत्रित होकर के रहने लगे तो उसी से जनपद और कई जनपद को मिलाकर महाजनपद का निर्माण किया गया। तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ही भारत में महाजनपदों का उदय हुआ है। तो जो अगला चैप्टर हम लोगों का होगा वह होगा महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय। आगे चल करके आपको यह सब बात समझ में आएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक है। महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय, महाजनपद का उदय। और ध्यान दीजिएगा, जैसे आज भारत में 28 राज्य है ना, है कि ना? क्या गो राज्य है जी? केंद्र शासित प्रदेश क्या गो? 7 गो। गधा है गधा। तो केंद्र शासित प्रदेश 7 गो है, जान ले लेंगे हम, जिंदा गाड़ देंगे, समझे? बताइए कौन दुनिया में रहते हैं? 2019 से पहले की दुनिया में जी रही है। चलिए सुनिए, अब जैसे भारत में आज के डेट में 28 राज्य है, उसी प्रकार से 600 ईस्वी पूर्व में जब आप जाएंगे तो 600 ईस्वी पूर्व में जो है आपको 16 महाजनपद हुआ करता था, मतलब 16 गो राज्य हुआ करता था, 16 महाजनपद हुआ करता था, 16 गो राज्य हुआ करता था। और उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था मगध। मगध मगध उभरा था। तो इसके बाद एक तो वहां पर 16 महाजनपद को देख लेंगे, लेकिन उन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया था वह था आपको मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद का मतलब क्या होता है? मगध महाजनपद का जो क्षेत्र था वह था आपको बिहार का पटना और गया का क्षेत्र। पटना और गया, आज का जो पटना और गया है उसी को पहले मगध महाजनपद कहा जाता था। उसी को पहले क्या कहा जाता था? मगध महाजनपद, मगध महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। अब बिहार का पटना और गया बिहार में है, मतलब सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध महाजनपद था उसकी उत्पत्ति कहां हुई है? बिहार, बिहार में हुई है। और उस मगध महाजनपद में सबसे पहले शासन हर्यक वंश के शासकों ने किया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त के बाद वर्धन, गुप्त के बाद वर्धन। तो ये जो हर्यक वंश से लेकर के वर्धन वंश तक की हमने आपके साथ चर्चा की है, ये सभी राजवंश के विषय में ही तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें पढ़ना होता है। और इन सभी राजवंशों के शासकों ने कहां शासन किया? तो इन सभी राजवंश के शासकों ने मगध में शासन करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार किया, धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार किया। जैसे कि आज आप जितना जान रहे हैं तो आपकी क्या इच्छा होगी, आपकी क्या मनसा होगी? आपकी इच्छा और मनसा यही होगी कि आज हम जितना जान रहे हैं धीरे धीरे अपने नॉलेज में इजाफा करें और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा चीजों को जाने। जगा दीजिए उनको, थोड़ा सा जगा दीजिए। हाँ, जग गए। अच्छा, चलिए, एकदम चश्मा पहन के सोती है। ये लोग को लगता है कि मेरा आंख कमजोर है, हम बूढ़ा हो गए, समझ। अभी आंख बड़ी है, स्ट्रांग है। जो चौथा पिलर पे लड़का बैठता है ना, वो अगर चश्मा पहन के सोता है ना तो हम उसको भी पकड़ लेते हैं कि वो चश्मा पहन के पढ़ रहा है कि सो रहा है। हाँ, तो आप लोग भरम में मत रहिए, ऐसे मास्टर नहीं बन गए। हाँ, ऐसे मारा मारी नहीं होता है मेरे पास पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। रात को मोबाइल चलाइएगा तो क्या होगा? दिन को नींदे ना आएगा। चलिए, लड़की लोग का लेकिन आदत बहुत खराब है, सब काम मुंह तोड़ देंगे, समझे।
खाली गलती करते हुए पकड़ाइए। देखिए वो छोटका जो है ना आप ही लोग के लिए रखे, अब बड़का लड़का लोग के लिए रखे, ठीक है। देखिए 2 गो फट्टा है, समझे। देखिए ये बड़का है, वो छोटका है, और दोनों से खूब लगता है। अब तो लड़की को भी मारना शुरू कर दिए, ठीक है। फट्टे का कमी था इसलिए नहीं मारते थे, अब आ गया है तो एकदम सचेत रहिए। 7 गो जान तो हम मार देंगे। चलिए अब आगे आइएगा। तो अगला जो चैप्टर होगा आपका महाजनपद का उदय। महाजनपद के उदय के बाद अगला चैप्टर होगा मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। अगला चैप्टर होगा मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। मगध राज्य के उत्कर्ष के बाद तो हम आपको बताए ही हैं, मगध राज्य के अंतर्गत ही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है। तो मगध राज्य के उदय के अंतर्गत ही हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देख लेंगे। इसको अलग से अलग चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मगध राजवंश के अंतर्गत नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, और जो घनानंद है, घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की शासन की स्थापना की। और जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता राजवंश माना जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता राजवंश माना जाता है। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। मगध के अंतर्गत जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये सब वंश के शासकों ने जो शासन किया था, ये सब वंश के शासकों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में शासन किया था। हर्यक, शिशुनाग, नंद, हर्यक, शिशुनाग, नंद, ये तीनों राजवंश का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में था। लेकिन चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश के शासन की स्थापना की, उस मौर्य वंश का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, पश्चिम में ईरान तक हुआ करता था। और इसलिए मौर्य वंश को मौर्य वंश कहना उचित नहीं है, बल्कि मौर्य वंश को मौर्य साम्राज्य कहना उचित है। उससे पहले आप वंश कह दीजिए, हर्यक, शिशुनाग, नंद, इन वंश के शासकों के शासनकाल को वंश कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौर्य वंश को मौर्य वंश कहना गलत है, बल्कि मौर्य साम्राज्य कहना उचित है। मौर्य साम्राज्य का इतना व्यापक क्षेत्र में विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य का इतना व्यापक क्षेत्र में विस्तार हुआ, क्यों हुआ? चाणक्य के कारण हुआ, चाणक्य के कारण हुआ। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के नीतियों पर चलते हुए ही चाणक्य के नीतियों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, इतने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। समझ गए? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता राजवंश मौर्य साम्राज्य और प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक चंद्रगुप्त मौर्य। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। घटना चक्र देखिएगा। घटना चक्र क्या है? घटना चक्र तमाम पीसीएस के पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है घटना चक्र। और घटना चक्र जब आप देखिएगा तो घटना चक्र में स्पष्ट तौर पर यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक किसे माना जाता है? तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य।
तो अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इन सभी वंश के शासकों ने शासन किया। तो देखिए मौर्य वंश के शासन की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई। यहां पे आप गौर कीजिएगा, कुछ बुक 323 भी लिखता है, कुछ बुक 321 भी लिखता है, 322 ईस्वी पूर्व मान करके आपको चलना है। तो जो मौर्य वंश है, अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश है, मौर्य वंश के शासन की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इतिहास में दो शब्द आएगा, एक शब्द आएगा प्राक और एक आएगा उत्तर। उत्तर, उत्तर। और इतिहास भी शब्दों का एक गेम है। इतिहास के अंतर्गत कुछ शब्दों को आपको समझना होगा, और इतिहास में अगर किसी वनडे परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 में 15, तो उसमें से एक दो वर्ड पूछ ही देता है, वर्ड का मीनिंग आपसे पूछ ही देता है। तो मौर्य वंश के शासन की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई। इससे पहले एक घटना हुई है और इसके ठीक बाद एक घटना हुई है। तो इतिहास में एक शब्द आएगा प्राक और इतिहास में एक शब्द आएगा उत्तर। उत्तर। जो प्राक शब्द आता है, प्राक का मतलब होता है पहले। प्राक का मतलब क्या होता है? पहले, पहले। और जो उत्तर शब्द आता है, उत्तर का मतलब होता है बाद। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद, बाद होता है, बाद होता है। तो अगर मान लिया जाए कि हम मौर्य वंश से पहले प्राक मौर्य कह दिए, मौर्य वंश से पहले एक शब्द हमने जोड़ दिया प्राक, प्राक, तो मतलब इसका मतलब यह समझना है मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश से पहले। और मौर्य वंश के शासन की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई है। तो एक बात आप हमको बताइएगा एकदम ध्यान से, 322 ईस्वी पूर्व पहले आएगा कि 326 ईस्वी पूर्व पहले आएगा? हाँ, क्या? 326, 326, 322 के बोल रही थे? अच्छा, यही नहीं बोल रही थी? दिमाग, भगवान दिमाग नहीं दिया है, समझ गए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया से बताए थे पिछले क्लास। पिछला क्लास नहीं आई थी जी, है? कितना बढ़िया से बताए थे ईस्वी पूर्व में क्या होता है, नहीं होता। अभी भी चर्चा किए हैं, जान मार देंगे हम, जिंदा गाड़ देंगे, समझ गए। चलिए सुनिए, देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, 322 ईस्वी पूर्व पहले होगा या 326 ईस्वी पूर्व? 326 ईस्वी पूर्व। और 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर। भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और ध्यान दीजिए, सिकंदर यूनानी था और सिकंदर के आक्रमण से पहले 516 ईस्वी पूर्व में भी ईरानी का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था। तो मतलब जो मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई है, मौर्य वंश के शासन की स्थापना के पहले भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो मौर्य वंश से पहले जो है आपको एक चैप्टर ये लिखना चाहिए, प्राक मौर्य काल में होने वाले विदेशी आक्रमण। सुनिए ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है, हम इसके बाद ही लिखा देंगे, ठीक है। तो मौर्य वंश से पहले, मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था। तो प्राक मौर्य काल में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो प्राक मौर्य काल में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण भी आपके सिलेबस में आता है। इसके बाद अगर हम
मौर्य वंश में मौर्य शब्द में उत्तर शब्द जोड़ दे तो उसका मतलब क्या होगा? मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। और मौर्यों के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, ये सभी वंश के शासकों ने शासन किया। यानी मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण के विषय में हमें पढ़ना है। तो मौर्य के बाद अगला चैप्टर हो जाएगा मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप अगला चैप्टर हेडिंग मारिएगा। ऐसे इसको मौर्य के बाद लिखा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान जो है ना मौर्यों से पहले इसको पढ़ा देंगे। अगला चैप्टर आप हेडिंग मारिएगा, प्राक मौर्य काल में, प्राक मौर्य काल में, प्राक मौर्य काल में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, कॉस्ट में, कॉस्ट में ईरानी और यूनानी आक्रमण, कॉस्ट में ईरानी और यूनानी आक्रमण, कॉस्ट में ईरानी, 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 ईरानी और यूनानी, यूनानी, यूनानी आक्रमण, कॉस्ट बंद। अगला हेडिंग मारिएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। और अब आगे समझिएगा, लिख लिए, लिख लिए। अब मौर्योत्तर काल के बाद जो है, मौर्योत्तर काल के बाद जो है, मौर्योत्तर काल में तो शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण। और जब कुषाण वंश के शासन की समाप्ति हुई तो कुषाण वंश के शासन के स्थान पर ही गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया था। और गुप्त वंश के शासक जो थे वे कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के अधीन रह करके अधिकारी के तौर पर काम किए। और बाद में जाकर के इन लोगों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना करी और स्वतंत्र शासन की स्थापना करके इन लोगों ने शासन किया, गुप्तों ने शासन किया। गुप्त वंश का जो सामान्य कार्यकाल माना जाता है 319 बीस ईस्वी से 550 ईस्वी। तो जो अगला चैप्टर आपका होगा वह होगा गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्त काल। और गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य के ऊपर हुन आक्रमण होने लगे थे। हुन एक आक्रमणकारी था जो अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान से वो भारत के ऊपर आक्रमण करने लगा था। और हुन आक्रमण के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। और जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो गुप्त साम्राज्य के स्थान पर उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि बल्लभी में मैत्रक वंश, गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश हो गया, पंजाब में हुन वंश हो गया, हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश हो गया, फिर जो है बंगाल में गौड़ वंश हो गया, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोखरी वंश हो गया। ये सभी जो छोटे छोटे राजवंश है, इन राजवंशों को हम लोग गुप्तोत्तर काल में देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में जो है इन सभी राजवंशों को देखते हैं। मतलब जो अगला चैप्टर आपका हेडिंग होगा वह होगा गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल के कॉस्ट में लिख लीजिएगा वर्धन वंश, क्योंकि गुप्त वंश के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ उसमें सबसे शक्तिशाली राजवंश के बनकर उभरकर सामने आया था वर्धन वंश। तो अगला हेडिंग मारिएगा गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल में कॉस्ट में वर्धन वंश, गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल में कॉस्ट में वर्धन वंश, गुप्तोत्तर काल और कॉस्ट में वर्धन वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश, कॉस्ट बंद। ठीक है, चलिए अब एक बार हम लोग आते हैं। देखिए जो अपना देश भारत है, आपको जब हम भूगोल पढ़ाएंगे तो भूगोल पढ़ाने के दौरान जगह जगह इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि भारत के मध्य से होकर एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तर भारत और नीचे आइएगा तो दक्षिण भारत, नीचे आइएगा तो क्या होता है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है, अभी तक जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिलेबस लिखाया है उसमें उत्तर भारत
भारत के इतिहास के संदर्भ में हमने आपको सिलेबस लिखाया है, उत्तर भारत के इतिहास के संदर्भ में हमने आपको सिलेबस लिखाया है, और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही हमें दक्षिण भारत के इतिहास को भी पढ़ना होता है, दक्षिण भारत के इतिहास को भी पढ़ना होता है। और ध्यान रहे कि हम आगे चल करके आपको अशोक के विषय में बताएंगे, महान मौर्य सम्राट अशोक। और जो महान मौर्य सम्राट अशोक है, अशोक कई कारणों से याद किए जाते हैं इतिहास में। पहला कारण तो यह है कि अशोक एक कल्याणकारी शासक था, जनता से संपर्क में रहते थे, और अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया। अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया। अभिलेख क्या होता है, सीधा आप समझिए ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आज के डेट में हमारे जो प्रधान सेवक हैं, मतलब जो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी को अगर आम जनता को संबोधित करना होता है तो मोदी जी रेडियो पर आकर मन की बात करते हैं, और टेलीविजन पर आकर के भी अपनी बात रखते हैं। टेलीविजन पर भी आकर के मोदी जी अपनी बात रखते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। तो जनता को संबोधित करने का आज का जो तरीका है, आज का जो जरिया है, वह क्या है? वह है रेडियो और टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन। अशोक था तो उस समय रेडियो टेलीविजन था? हाय, नहीं ना था। अशोक के समय रेडियो टेलीविजन नहीं था। तो अशोक क्या करते थे कि अशोक को अगर जनता को संबोधित करना होता था, जनता को कुछ बताना होता था, अशोक को अगर जनता को संबोधित करना है, जनता को कुछ दिशा निर्देश देना है, जनता को कुछ बताना है, तो अशोक बड़ा बड़ा जो शिला होता था, शिला यानी पत्थर, शिला यानी पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे ना, उस पत्थर पर लेख लिखवा देता था कि हम आपके राजा अशोक आपको फलना दिशा निर्देश देते हैं। आपको यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप पशु हत्या नहीं करें, पशु हत्या नहीं करें, आप हिंसा नहीं करें, आप हिंसा नहीं करें, लोगों के बीच बंधुत्व बनाए रखें, आप अपने बीच बंधुत्व बनाए रखें। अगर यह संदेश अशोक को देना होता था तो अशोक बड़े बड़े पत्थर पर अपने नाम से आदेश लिखवा देते थे, और जनता उसके सामने से गुजरता था तो जनता पढ़ लेता था कि हां, हमारे राजा अशोक ने फलना 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 बात हमें कहा है, हमें आदेश दिया है। तो ये जो अशोक के द्वारा बड़े बड़े शिला, बड़े बड़े स्तंभ, बड़े बड़े गुफा में लेख लिखवाया जाता था, इसी को अभिलेख कहा जाता था। और पूरे भारतीय इतिहास में अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया, अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। और अशोक के 14 बड़े अभिलेख हैं, और छोटे अभिलेखों की तो गिनती ही नहीं है, सैकड़ों की संख्या में छोटे अभिलेख है। लेकिन अशोक के 14 बड़े अभिलेख है। पूछा जाता है आपको अशोक के कितने बड़े अभिलेख है, तो उत्तर होगा 14, 1 पर 4 14। ठीक है। अब देखिएगा कि अशोक के 14 बड़े अभिलेख में अशोक का दूसरा और 13वां, अशोक का दूसरा और 13वां, दूसरा बृहद शिलालेख और 13वां बृहद शिलालेख, ये दोनों बृहद शिलालेख हमें अशोक कालीन
दक्षिण भारतीय राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अशोक कालीन दक्षिण भारतीय राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जब अशोक का शासन कश्मीर से लेकर कर्नाटक, बंगाल से लेकर ईरान तक था, तो अशोक के शासनकाल में दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु के क्षेत्र में संगम वंश का शासन हुआ करता था। संगम वंश का शासन हुआ करता था। और संगम वंश के अंतर्गत, जैसे मगध के अंतर्गत हम आपको क्या बताए हैं, मगध के अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, वैसे ही संगम वंश के अंतर्गत जो है 3 राजवंश, चेर, चोल और पांड्य। संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य, ये तीनों राजवंश के शासकों ने संगम वंश के अंतर्गत शासन किया, संगम वंश के अंतर्गत शासन किया। तो जो दक्षिण भारतीय इतिहास है, दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत विशेष तौर पर केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन करने वाला जो पहला वंश है वह संगम वंश है। और संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य। तो अब यहां पर आप देखिएगा कि जो दक्षिण भारत है, हम तो आपको उत्तर भारत यानी कर्क रेखा से ऊपर उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में उत्तर भारतीय इतिहास का सिलेबस लिखा दिए हैं। दक्षिण भारतीय इतिहास को भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। और दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला राजवंश है वह है आपको संगम वंश। क्या है? संगम वंश, संगम वंश है। तो अब नीचे से आप लिखिएगा चैप्टर नंबर 13 और 13 में लिखिएगा दक्षिण भारत का इतिहास। चैप्टर नंबर 13, 1/3 13 और 13 में लिखिएगा दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। अब देखिए, समझिएगा आप यहां पर मानचित्र के आधार पर। एक बात तो यह है कि आपको दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, आगे ज्योग्राफी पढ़िएगा तो बताएंगे। दो नदी का जो बीच का एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं। दक्षिण भारत में एक कृष्णा नदी बहती है और एक तुंगभद्रा नदी बहती है, और कृष्णा की ही सहायक तुंगभद्रा है, कृष्णा की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत में एक आपको कृष्णा नदी बहती है और एक आपको तुंगभद्रा नदी बहती है। ऊपर वाली कृष्णा है और नीचे वाली तुंगभद्रा है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता है। इसे कहा जाता है रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। जैसे कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांटती है, कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत, उसी प्रकार से जो ये रायचूर दोआब है, कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियों के बीच का दोआब रायचूर दोआब है। रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भाग में बांटता है। रायचूर दोआब के ऊपरी भाग में जाइएगा तो ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, ये आपको दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। और रायचूर दोआब के जब आप नीचे वाले हिस्सा में आइएगा तो ये आपको तमिलकम प्रदेश कहलाता है, ये आपको तमिलकम प्रदेश, तमिलकम प्रदेश कहलाता है। तो रायचूर दोआब दक्षिणी भारत को दो भाग में बांटती है। इसके ऊपर जाइएगा तो दक्कन का क्षेत्र और इसके नीचे आइएगा तो तमिलकम प्रदेश। अब देखिएगा कि यहां पर दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन के क्षेत्र में सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया। सातवाहन के बाद चालुक्य वंश के शासकों ने शासन किया। चालुक्य वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शासन किया। इसके बाद अगर हम तमिलकम प्रदेश में देखें तो संगम वंश के शासकों ने शासन किया। संगम के बाद पल्लव वंश के शासकों ने शासन किया। फिर आपको चोल वंश के शासकों ने शासन किया, चोल वंश के शासकों ने शासन किया। और
केरल के क्षेत्र में ही शंकराचार्य का जन्म हुआ था। शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तो यहीं पर हम लोग शंकराचार्य के विषय में भी पढ़ते हैं, शंकराचार्य के विषय में भी पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत मूल तौर पर यही 6-7 टॉपिक है। सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, संगम, पल्लव, चोल, शंकराचार्य। अब इसमें आप देखिएगा उत्तर भारत में भी हम लोग सातवाहन को पढ़ेंगे, तो उत्तर भारत में जो सातवाहन को पढ़ेंगे वही सातवाहन यहां पर भी देखने को मिलता है। ये सातवाहन भी जो है आपको अलग नहीं है, तो वहां पर मौर्योत्तर काल में थोड़ा बहुत सातवाहन बता देंगे, और जब दक्षिण भारतीय इतिहास बताएंगे तो वहां पर भी सातवाहन की चर्चा कर देंगे। तो ये दक्षिण भारतीय इतिहास का जो है आपको सिलेबस है मोटे तौर पर। और ध्यान रहे इसके अलावे भी और भी चीजों को आपको बताया जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर जो है दक्षिण भारतीय इतिहास का यही सिलेबस है। जल्दी से सिलेबस खत्म कीजिए, चैप्टर शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारतीय इतिहास चैप्टर नंबर 13। अब देखिए 13 में सब कॉलम बनाना है, समझ गए। सब टॉपिक, एक टॉपिक होता है, एक सब टॉपिक होता है। देखिए टॉपिक कहने का मतलब हुआ कि 1 नंबर। अगर हम कह रहे हैं कि सब कॉलम दीजिए, सब टॉपिक दीजिए, तो 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, समझ गए। तो अब 13 नंबर में सब टॉपिक देकर के लिखिए। 13 के 1 नंबर में, 13 के 1 नंबर में, 13 के 1 नंबर में संगम वंश, संगम वंश। 13 के 1 नंबर में संगम वंश, संगम वंश। इतना लंबा लंबा मैसेज आ रहा है हो। ये लोग क्या कर रहा है, मैसेज खेल रहा है क्या हो? ओ हाँ, अभी फ्री है ना, फ्री है ना अभी, हो इसलिए मैसेज खेल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। बस पहला चैप्टर पढ़ाने भर तक, पहला चैप्टर खत्म, डेमो खत्म, तब खेलते रहिएगा मैसेज। संगम वंश, संगम वंश के बाद पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश के बाद चोल वंश, चोल वंश, चोल के बाद चालुक्य, चालुक्य वंश, चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट के बाद शंकराचार्य, राष्ट्रकूट के बाद शंकराचार्य। बस हो गया, ठीक है, हो गया। ये आपको पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है, और एक चैप्टर लिख लीजिए, विविध लिख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अलग अलग पहलू को देख लेंगे। विविध खैर छोड़िए, अंतिम में लेकिन जब शंकराचार्य पढ़ा देंगे तो याद करवा दीजिएगा कि विविध में कुछ बात बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका मूल तौर पर सिलेबस हो गया, ठीक है। इसी सिलेबस को हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास में, इसी सिलेबस को हमें पढ़ना है। तो अब आप पहला चैप्टर हेडिंग मारिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला चैप्टर हेडिंग मारिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सिलेबस यही है आपका, समझ गए, यही पढ़ना है, इसको याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप लोग को जो है जिस रोज बिट्टू सर का क्लास होता है उस रोज दिक्कत नहीं होता होगा ना, नहीं होता होगा, आवाजाही में दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। बिट्टू सर हैं कि उस समय से शुरू कर देते हैं, 3 बजे शुरू कर देते। हमारे में है कि हम चाहते हुए भी 3 बजे शुरू नहीं कर पाते हैं। 3:15, 3:20, 3:25, 3:30 तक हम शुरू कर पाते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लेट से शुरू करते हैं, तो लेट से छोड़ना होता है। लेकिन जो है आगे अब हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा हमको भी कि 3 बजे हम शुरू कर देंगे। तो पहले छोड़ देंगे, जैसे बिट्टू सर 15 मिनट पहले छोड़ते हैं,
तो सब चीज हो जाता है, किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, समझे। मेरे क्लास में बड़ी कष्ट आप लोग को हो जाता है, समझे। तो चलिए कोई बात नहीं है। अरे जवान जहान है बकलोलवी, अरे कष्ट अभी नहीं सहिएगा तो कब बुढ़ारी में सहिएगा, समझ गए। चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखिए। जैसे इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं, उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को भी जानने के 3 स्रोत हैं। एक आपको साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के बाद दूसरा जो है आपको, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा है आपको पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखेंगे। देखिए बताने के लिए इसको भी पहले बता सकते थे, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो है ना ये कम महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला सेगमेंट, ये वाला, हाँ, साहित्यिक साक्ष्य। इसी वजह से सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये महत्वपूर्ण है, फिर नगण्य महत्वपूर्ण है। तो जो जितना महत्वपूर्ण उसको उतना वेटेज दिया जाता है। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य तौर पर हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं। है मुंह पर साथ हटाइए। मुख्य तौर पर हम लोग साहित्य को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? साहित्य को, साहित्य। और जो अपना देश भारत है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद, वेद। और जो वेद है, वेद से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। स्पेशली जो वेद है वह हमें वैदिक सभ्यता, जो वेद है वह हमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आपने तीसरा या चौथा चैप्टर हेडिंग मारा है वैदिक सभ्यता, उस वैदिक सभ्यता के विषय में पूरी जानकारी हमें लगभग वेद से ही प्राप्त होती है। पूरी जानकारी हमें वेद से ही प्राप्त होती है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। और अगर हम वेद को देखें तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे पहले आने वाला जो वेद है, सबसे पहले लिखा जाने वाला जो वेद है वह ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और हम आपको बता दें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना आपको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। ऋग्वेद के अलावे जो अन्य 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अलावे जो अन्य 3 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 3 वेद है, इन तीनों वेदों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है। और ध्यान रहे कि ऋग्वेद की रचना, यहां पर अगर आप मानचित्र पे आएंगे, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदियां बहती है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
इत्यादि इत्यादि। इसमें भारत के उत्तरी भाग से होकर सिंधु नदी बहती है, भारत के उत्तरी भाग। और ध्यान रखिएगा, चलिए यहां पे रोकते हैं, ठीक है, और नहीं तो पहले इसको बता देते, फिर एक चीज से हम आपको अवगत करवाएंगे, ठीक है। चलिए, भारत का यह उत्तरी भाग है, भारत के उत्तरी भाग से होकर सिंधु नदी गुजरती है, भारत के उत्तरी भाग से होकर सिंधु नदी गुजरती है, सिंधु नदी गुजरती है। और सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी हुआ करती थी, एक सरस्वती नदी भी हुआ करती थी। और आज के डेट में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है, खो गई है, खो गई है। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी का क्षेत्र था, सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र को हम लोग सप्त सैंधव क्षेत्र कहते थे। सप्त सैंधव क्षेत्र, क्या कहते थे? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव क्षेत्र। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई है। कहां हुई है? सप्त सैंधव क्षेत्र। और ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद की रचना कोई एगो साधु संत आया बैठ करके कर दिया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बल्कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को कई खंडों में बांटा गया है, ऋग्वेद को कई खंडों में बांटा। मुंह पर से हाथ हटाइए ना, मुंह तोड़ देंगे हम, बकलोल भी सब एकदम। इतना गंदा आदत है ये लोग में, ऐसे करके बैठेगी, ऐसे करके बैठेगी, समझिए लगता है जीवन में पहाड़ टूट रहा है, समझे। फालतू का रोटी तोड़ती है माँ बाप का भी, समझे, अपना कमा करके खाते हैं। अच्छा, झूठ भी बोलती है इतना शिद्दत से कि लगता है विश्वास हो जाए। ये आपको नहीं पता, हम भी आप ही के जनरेशन के हैं। ऐसा थोड़ी कि हम बुढ़ा गए हमको पते न है आपके जनरेशन में क्या होता है। चलिए सुनिए, अब चलिए यहां पे आइए। सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो ऋग्वेद है उसको कई खंडों में बांटा गया है। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे इतिहास है, भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। वैसे ही ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। और 10 मंडल की रचना अलग अलग ऋषि मुनि ने किया है। 10 मंडल की रचना जो है अलग अलग ऋषि मुनि ने किया है। तो आगे बताएंगे इससे आगे, लेकिन उससे पहले ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में। इसके बाद आपको एक गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई, पश्चिम बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में अपना जल गिराती है, बांग्लादेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। यमुना भी आपको उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से निकलती है और फिर प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो ये जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब है। और इस गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। तो मतलब ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र, और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। इतना बात स्पष्ट है। चलिए इससे आगे आइएगा, 1 मिनट इसी को मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताते हैं, इसको जीवन में पूरा जीएस पढ़ने के दौरान याद रख लीजिएगा, पूरे जीवन में, ठीक है। और याद रखिएगा तो आपकी के लिए फायदा होगा, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, मेरे तीनों सब्जेक्ट में। हम जो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, तीनों सब्जेक्ट में बार बार आपको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत की अवस्थिति, भारत में कौन राज्य कहां है, कौन उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, इसको याद रखना आपके लिए
जरूरी नहीं महाजरूरी है। समझ गए? तो जो अपना देश भारत है, प्रशासनिक तौर पर भारत को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। साथ में ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ गए? तो अब देखिएगा, कोई भी मानचित्र हो, उसका ऊपरी भाग उत्तर होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? उत्तर। उत्तर होता है। और उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण, मतलब निचला भाग क्या हो जाएगा? दक्षिण। दाहिना भाग पूरब होता है। दाहिना भाग क्या होता है? पूरब। और पूरब के ठीक विपरीत पश्चिम, यानी बायां भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम। बायां भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो ये तो डायरेक्शन के विषय में हुआ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अब आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। ये सब भारत के उत्तर में है। फिर आप दक्षिण में आइएगा, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। ये सभी भारत के दक्षिण में है। फिर आप बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी भारत के पूरब में है। और फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी भारत के उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर है, ये पूरब है। तो उत्तर पूरब के बीच के हिस्सा को उत्तरी पूर्वी भाग कहते हैं, या इसको पूर्वी भाग में भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी भाग में भी आप इसको मान सकते हैं। तो भारत के पूरब में अरुणाचल प्रदेश ये है, असम ये है, मेघालय ये है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। मध्य भाग में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं कि भारत में जो टोटल 28 राज्य है, ये 28 राज्य कहां कहां है। ये तो बच्चा वाला चीज है। एक ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा और उस पर जो है स्टेट डिनोट कर लीजिएगा। मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो पढ़ता है, हमको लगता है 5वां या 6ठा में पढ़ता है। वो ये सब चीज देखते हैं, मैपिंग करते रहता है, यानी उसको स्कूल में ये सब मैपिंग करवाया जाता है। उसको नहीं समझ में आता है तो आकर हमसे पूछता है। जैसे उसका एग्जाम होने वाला था तो आकर के हमसे पूछा था पोर्ट ब्लेयर कहां है, एरेबियन यानी अरब सागर कहां है, तो हम उसको बताए थे। मतलब 5वां 6ठा का बच्चा ये सब अब कर रहा है। तो आप लोग, हमको पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि सब एकदम गोनवे दास है ना, कुछ लोग बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग गोनुदास हैं। समझ गए? तो अब ये जो है आप याद रखिएगा, हम यही कहेंगे कोंडाज कहां है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लिखिए, अब लिखिए। अब आप हेडिंग मारे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, हेडिंग मारे। आए हेडिंग मार लिए हैं ना? तो हेडिंग मार लिए हैं ना, तो जहां पर आप हेडिंग मारे हैं उसके नीचे ऐसे ही लाइन करके साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत, ऐसे लिख लीजिए ना। आप ऐसे लिख लिए हैं, ऐसे लिख लिए हैं ना? जल्दी लिखिए, नहीं लिखे हैं जल्दी लिखिए। टाइम मैनेजमेंट के कारण क्लास इधर उधर हो जा रहा है। अगले क्लास से हम पूरा टाइम मैनेजमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है? और हम क्लास में कुछ भी बोलते हैं, उस बात को सिर्फ जो कॉपी में लिखाते हैं उस बात को याद रखिए। हाँ, उसके अलावा जो भी बोलते हैं उसको भूल जाइए। हाँ, साक्ष्य, हाँ साक्ष्य। चलिए अब नीचे से हेडिंग मार लीजिएगा साहित्यिक स्रोत। नीचे से हेडिंग मारिएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत डैश देकर लिखिएगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ
भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद है। फुल स्टॉप। वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेद से हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता, वेद से हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। वेद से हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। वेदों की कुल संख्या, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। एक नंबर में ऋग्वेद, एक नंबर में ऋग्वेद, ऋग्वेद बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक नंबर में ऋग्वेद, 2 नंबर में यजुर्वेद, यजुर्वेद, 3 नंबर में सामवेद, 3 नंबर में सामवेद, 4 नंबर में अथर्ववेद, 4 नंबर में अथर्ववेद, 4 नंबर में अथर्ववेद। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से, ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, 1000 बीसी के बीच में सप्तसेंधव क्षेत्र में, सप्तसेंधव क्षेत्र में, सप्तसेंधव क्षेत्र में लिखना होगा। सप्तसेंधव क्षेत्र, सप्तसेंधव क्षेत्र में हुआ था। सप्तसेंधव क्षेत्र में हुआ था। तो वहीं तो वहीं तो वहीं तो वहीं तो वहीं यजुर्वेद, बकलोलवी क्या लिखी है? ऋग्वेद ना, ऋग्वेद ना है। हाँ, सप्तसेंधव क्षेत्र में हुआ है। तो वहीं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना, तो वहीं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। दोआब क्षेत्र में हुआ था। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। चलिए आइए, तो आज तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी 5-7 पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करने वाला। 1 मिनट में मेरे साथ याद कीजिए। आइए इधर। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद की संख्या, वेद की संख्या। ऋग्वेद की रचना कब से कब? 1500 बीसी से
इसकी रचना कौन क्षेत्र में? सप्तसैंधव क्षेत्र में। आगे इसके बाद यजुर्वेद की रचना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना कब से कब? 1000 से। और इसकी रचना कौन क्षेत्र में हुई? गंगा यमुना। इतना बात क्लियर है? याद हो गया ना? चलिए ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। और आज जो है आप लोग जानते ही हैं कि क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है भीड़ के कारण थोड़ा सा, तो आगे जो है हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और आपका क्लास जो है, प्रयास मेरा ये रहेगा 5:15 बजे से शुरू हो जाए। 5:15 बजे से नहीं हो पाता तो 5:30 बजे से आपका क्लास निश्चित तौर पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपको पढ़िए, जैसे जैसे पढ़ाते हैं पढ़िए। और अगर आपको किताब लेना है तो हिस्ट्री में बेहतर करना है तो 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़िए। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और ध्यान रहे कि जो इतिहास का क्लास होता है, स्पेशली लाइव वाले लोगों के लिए जो इतिहास का क्लास होता है वो होता है टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 3 दिन क्लास होता है इतिहास का। 3 दिन, स्पेशली ये सूचना ऑनलाइन वालों को दिए हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। क्या है, दीजिए तो, काटे नहीं ना है। हाँ, आरजे एक क्वेश्चन पूछा है, मगध साम्राज्य में शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश। अभी तो तुरंत बोले, जवाब तो दे ही दिए। रमेश देहरादून, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण, देखिए बाढ़ हो जाएगा, लेकिन आधुनिक अनुसंधान जो है जलवायु परिवर्तन को बताता है। जो नया रिसर्च हुआ है वो जलवायु परिवर्तन को बताता है, लेकिन जो है आपको ऐसे अगर आपके वनडे परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप बाढ़ मारिएगा, फ्लड, बाढ़ मारिएगा। लीजिए, चलिए धन्यवाद सभी लोगों का। हीरो सब साइड होइए तो हमको निकलने दीजिए।